कैसे हैं आप सभी। कल शाम का वीडियो आपने देखा, 29 सेट हमने कराया था आपको एसएससी सीजीएल का ही प्री टेस्ट का, और कल हमने आर्टिकल का भी लेक्चर अपलोड किया था। हालांकि वो अर्ली मॉर्निंग वीडियो बन चुकी थी तो साउंड मेरा बड़ा वीक रहा उसके अंदर। आगे ऐसा नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग हम लोग वीडियो नहीं करेंगे अपलोड। यस, तो चलते हैं आज के हम लोग सेट पे। सेट नंबर 30 का है सीजीएल का, ये प्री टेस्ट का सेट है। लगभग इतने ही सेट इसके अंदर अभी और बचे हुए होंगे कम से कम, जो मुझे अनुमान है, लेकिन कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही, इतना मुझे भरोसा भी है। अगर हम चलते रहे तो डेफिनेटली निपटेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ग्रामर के जो हम लोग चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको अच्छी कमांड होगी जब ग्रामर पे, तो ही आप अच्छे से कुछ कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि कल आर्टिकल जो पढ़ाया बहुत बेसिक था, क्योंकि मेरा यही अंदाज है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग शुरू करता हूँ, जैसे कि 4th 5th के बच्चे बैठे हों साथ में मेरे। उसके बाद धीरे 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 मैं आपको ऐसे लेवल पर ले जाऊँगा कि आपको खुद लगेगा कि आर्टिकल की समस्या अब नहीं रही बिल्कुल भी कभी। यस, ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ा कर दूँ। उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि बात कहाँ शुरू हुई थी। यस, तो बहुत अच्छे से मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं अपने कोचिंग में भी ये अंदाज रखता हूँ अपना। यस, फिर भी कोर्स बड़ी आराम से बढ़ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र है। तो कल बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, अभी तो वीडियो और बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे। इसीलिए फिलहाल चलते हैं आज के पहले सेंटेंस पे। आज का पहला सेंटेंस है, रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। रितिका ने डिसाइड किया है कि वो सुबह जल्दी उठेगी, यस, और अपनी आंट के यहाँ जाएगी। ऐसा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। यहाँ एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, जो कि यहाँ से शुरू हो जाएगी दिखनी। टू गेट अप अर्ली, टू गेट अप अर्ली पहले आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद जो वर्ब जुड़ी है आपकी, वो जुड़ी है टू वियर से। टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। सेंटेंस जुड़ा हुआ है एंड से। किससे जुड़ा सेंटेंस? एंड से। एंड के दोनों तरफ एंड, बट, और, इन तीनों के ही दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन रहती है। मैं ऐसा कई बार आपको बता चुका हूँ, दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन रहेगी। एंड से पहले अगर देखूँ मैं वर्ब, तो टू वियर है। क्या है? टू वियर, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एंड के बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, या फिर आप उसको भी टू हटाइए। यस, इसका भी आपको टू हटाना होगा। हालांकि आपको बी पार्ट से ही टू हटाना होगा, बिकॉज वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम पहले टू कर चुकी है। दूसरी वर्ब यहाँ से टू से नहीं ऐड होगी, जहाँ से टू हटेगा। डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली, वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। सेंटेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट बनेगा आपका, यानी कि बी पार्ट में से आपका टू हटेगा, सेंटेंस आपका तभी ठीक होगा। क्योंकि ये सेंटेंस में आप डिसाइडेड टू गेट अप लिखा हुआ है, फिर आप कोमा लगा करके सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। दोबारा टू लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम ये टू पहले ही कर चुका है एक बार। द स्टूडेंट आस्क मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। अब यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बता दूं मैं, कंपैरेटिव डिग्री का ही है। पहले तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, सेंटेंस नंबर 2 हो चुका स्टार्ट, कि 4 वर्ड बताए थे आपको, याद हो गए होंगे अब तो धीरे धीरे। नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर। ये थे आपके 4 वर्ड। इन चारों का ही प्रयोग इसका पॉजिटिव डिग्री में, और इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। इसके बाद आता है हमेशा सिंगुलर नाउन, और इन दोनों के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन। यानी कि इन चारों का ही प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव में नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कल, लगातार बता ही रहा हूँ, रूल्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एनी अदर आया है, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सेंटेंस ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगा हो देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगा हो देन,
तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगाते। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा सकते हैं। जैसे कि आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ दिस क्लास। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा है, यानी कि ऑफ लगा है, देन नहीं लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने दा लगा दिया और ये ठीक भी है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगा सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ सके, जैसे कि द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन नहीं आया है, तो मोर से पहले दा सही है। यस, इसलिए यहाँ पे आपका दा नहीं आएगा, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है। यहाँ पे दा कहना गलत हो जाएगा। यस, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 3, इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटर का आलसीपन था कि प्लान फेल जो भी। ऑफ, थ्रू, इन, आउट। अब यहाँ पे अलग अलग आप लोग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग वर्ड के साथ में। मैं सभी की मीनिंग आपको पता चल जाऊंगा। पहले तो आप फेल को फॉल पढ़ें, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है। पहली फ्रेजल वर्ब है आपकी फॉल ऑफ। ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन के लिए, हमेशा किसी चीज़ से अलग होने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, किसी चीज़ से गिर पड़ना। किसी कोई चीज़ पेड़ से गिर पड़ी, फल जैसे कि गिर पड़ा, तो वो अलग हो गया उससे। इस तरह से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना है गिरना, ऐसे समझ लीजिए आप इसका मीनिंग। दूसरा आपका फॉल थ्रू, अगर देखा जाए तो फॉल, THROUGH, फॉल थ्रू। फॉल मतलब गिरना, थ्रू मतलब किसी के द्वारा, यानी कि असफल होना। क्या होना? असफल होना। उसके बाद अगला जो है वो आपका फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है किसी लाइन वगैरह में कतार में खड़े होना, या फिर गिरना भी इसका मतलब है। गिरना भी इसका मतलब है। कई बार आपने नॉर्मली सुना होगा फॉल इन लव। फॉल इन लव, प्यार में गिर जाना, किसी के प्यार में गिर जाना। जो नेक्स्ट है वो है फॉल आउट। क्या है आपकी नेक्स्ट? फॉल आउट। फॉल आउट कौन होता है? झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना, किसी को गिरा करके बाहर निकाल देना, झगड़ा करना। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे फॉल थ्रू, पूरी तरह से असफल होना। पूरी तरह से असफल होना इसका आंसर हो जाएगा। मदर शैल रिटर्न एन आर। तो मदर वापस आ जाएगी एन आर, 1 घंटे में। तो यहाँ पे सेंस कुछ इस तरह निकल कर आ रही है। अब मदर शैल रिटर्न इन एन आर या फिर विद इन एन आर, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं जो आपका मन करे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता कि इन एन आर। विद इन एन आर भी लगा सकते हैं, इन एन आर भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करे लगा सकते हैं। मदर शैल रिटर्न विद इन एन आर, इन एन आर 1 घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। तो इसका आंसर ए और डी में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। ऐसा कोई एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, फिक्स आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम्स एंटोनियम्स। क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सुपरस्टिशियस यानी कि गुप्त किसी चीज़ का होना। पहला वर्ड है हेजिटेशन, घबराहट। सीक्रेट, गुप्त। इम्पायस, अपवित्र। आर्टलेस यानी कि सीधा या सरल, जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। इननेशन, इननेशन मतलब कमजोरी के कारण आलस आना।
लेथार्जी आलसी, ऑफेंसिव गलती, और वैक्यूलेटिंग यानी कि अस्थिर चित्त मन का हो जाना, इधर उधर भटकना, और ग्रेस्पिंग यानी कि किसी की पकड़ या समझ में आने वाली क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा लेथार्जी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके एंटोनिम्स। इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो एक नया वर्ड, बिल्कुल अलग सही। बर्गर कह रहा हूँ, ब्रगलर से बना है, यानी कि उलझना या उलझाना, झंझट, माइजरी कंजूसी या गरीबी कह लीजिए आप इसको। अगला सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना किसी की। कंपोजर कंपोजर मतलब धैर्य या स्थिरता, और दिलेमा मतलब दुविधा। तो धैर्य या स्थिरता इसका अपोजिट हो जाएगा सी आंसर। बी क्वेस्ट। बी क्वेस्ट यानी कि विरासत के रूप में कुछ प्रदान करना। एकॉर्ड समझौता, डैमेज हानि, कॉम्प्लेक्स जटिल, विड्रॉ निकालना। तो इसका मतलब हो जाएगा निकालना, प्राप्त करना, निकालना, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगला है आपका ईडियम्स। एडम्स एल। एडम्स एल एक ईडियम है। हालांकि एडम धरती पे आए हुए सबसे पहले व्यक्ति को कहा जाता है एडम। एडम और ईव। एडम्स एल, एल बोलते हैं अमृत को, पानी को। एडम्स एल यानी कि वाटर, पानी। एट वंस विट एंड किसी की बुद्धि का अंत हो जाना, एंड हो जाना। तो यानी कि अ मैन ऑफ एबिलिटी एट द लास्ट मोमेंट टू गेट पजल, जी विचलित हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी। ग्रामेटिकली पोर्शन आ चुका है। फिर से एक सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सो आई थॉट आई वॉज डन विद व्हेन द मैनेजर आस्क्ड मी टू हैंड इट ऑन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस शायद ये कल भी आपके सामने आया था, ऐसा मुझे लग रहा है। चलते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। आई हैड नॉट कंप्लीटेड पास्ट में चल रहा है, सो आई थॉट पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाया गया है। इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अब डन विद, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का खेल है सारा। डन विद, डन फॉर, सब फ्रेजल वर्ब का काम है। डन फॉर मतलब बर्बाद करना या फिर असफल होना। ये सेंटेंस कल भी आया था, मुझे याद आ गया है बहुत अच्छे से। मैंने सही फ्रेजल वर्ब आपको लिख के समझाई थी कल वाली वीडियो में, जिन्होंने लिखी हो, ठीक है, नहीं जिन्होंने लिखी हो वो एक बार वीडियो और देखें, ये एक पनिशमेंट है आपके लिए। सेंटेंस नंबर 12। रोहन वॉज अपसेट एंड सो पिक्ड अप हिज फूड वाइल हिज कजन एट हार्टली। यहाँ सेंटेंस नंबर में है आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है। पिक्ड अप, तो आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में गलती है। पिकअप का मतलब होता है उठाना। क्या होता है पिकअप का मतलब? उठाना। फ्रेजल वर्ब का खेल है सारा। यहाँ अगर सेंटेंस की मीनिंग पे जाऊँ तो कह रहा है कि रोहन अपने खाने से संतुष्ट नहीं है, तो वो खाने को जो है डेस्क करके खा रहा है, और जबकि उसके कजन ने खाने को बहुत तेजी से खा लिया, यानी कि दिल से खा रहा है, तेजी से नहीं दिल से खा लिया। पिकअप का मतलब होता है उठाना। पिक्ड आउट, समूह में से किसी को निकालना, या सॉरी चुनना। पिक आउट, हाँ मैं पूछूंगा चुनना, यानी कि कोई ग्रुप है उसमें से एक बंदा आपने आउट यानी कि बाहर निकाल लिया कि इसको मैं करूँगा, तो पिक आउट। उससे अगला है आपका पिक ऑन, किसी को तंग करना। आगे फ्रेजल वर्ब और भी है एक, उसको देखते हैं। मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद नो इम्प्रूवमेंट है। सी है आपका PICKED, पिक्ड एट। पिक्ड एट, पिक्ड एट का मतलब होता है अधूरे मन से, आधे अधूरे मन से, और थोड़ा थोड़ा करके खाना। तो इसका मतलब यही हो जाएगा रोहन वॉज अपसेट एंड सो पिक्ड एट हिज फूड वाइल हिज कजन एट हार्टी। अधूरे मन से खा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, जबकि उसकी कजन जो है बहुत दिल खोल के दिल से खा रही है। वन वर्ड। टू गिव अप थ्रोन, त्याग देना, राजगद्दी वगैरह। पहला है आर्चर, धनुषधारी। बायगॉट, कट्टर। एब्डिकेट, त्यागना। डेलीगेट, प्रतिनिधि। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्डिकेट, त्याग देना, सी। वर्ड्स रिसन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, किसी की गुंबद पे लिखे जाने वाले कोई शब्द। इपिग्राम, चुटकुला। इपिटोम, सारांश। इपिक्योर, खाने का शौकीन, चटोरा। इपिताप, किसी की कब्र पर लिखे जाने वाले शब्द। फिर से दो वर्ड आगे आपके, बताना है कौन से इनमें से इनकरेक्ट स्पेल्ड हैं। इनकरेक्ट स्पेल छाटना है। एक्यूरेट, ACCURATE, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस भी ठीक है।
सीडेंट्री की स्पेलिंग यहाँ गलत है, SEDENTARY, सीडेंट्री यानी कि गतिहीन हो जाना। ज्वेलरी भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड है शॉफर, CHAUFFER, यहाँ पे डबल एफ आएगा। शॉफर मतलब होता है अंगीठी। उसके बाद में इसका मतलब सारे ठीक है। कमेटी, वेटरनरी का मतलब होता है अनुभवी, या फिर पशु चिकित्सक को बोलते हैं, सॉरी वो वेटरनर होता है। उसके बाद है आपका रेप्टेंस यानी कि पछतावा, पश्चाताप होना किसी चीज़ का। चलते हैं PQRS पे। हाँ, पहले ऑप्शन QQPR यानी कि एस से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ये कन्फर्म है। सेंटेंस नंबर 17, या तो क्यू या फिर पी या फिर आर, एस से स्टार्ट नहीं होगा। दे नेवर डेजर्ट अस इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड अस। चलते हैं अगले पे। बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, दे डिस्पल द डार्क क्लाउड्स ऑफ ग्लूम फ्रॉम ओवर माइंड्स। सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दे बुक के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। कह रहा है कि बुक हमारी कभी ना साथ छोड़ने वाले मित्र हैं, जब सब लोग साथ छोड़ देते तब भी बुक साथ नहीं छोड़ती हैं। तो सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, बिकॉज आपको सबसे पहला दृश्य है PQRS इस तरह के बनाते हुए कि सबसे पहले आप वो सेंटेंस ढूंढिए जिसमें नाउन है। यस, उसके बाद ये दे जो है ये प्रोनाउन है, नाउन के लिए आया है, यानी कि बुक के लिए आया है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट ढूंढना है जिसमें आपका नाउन है। नाउन आपका बुक वाले में ही है, यानी कि क्यों इसका आंसर हो जाएगा। क्यों दो में है, क्यों के बाद पी और क्यों के बाद आर। बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, दे नेवर डिजर्ट अस इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डिजर्टेड अस, या फिर दे डिस्पल द डार्क क्लाउड्स ऑफ ग्लूम फ्रॉम आवर माइंड्स एंड इंक्रीज ओवर हैप्पीनेस इफ वी आर ऑलरेडी हैप्पी। क्यों के बाद पी या क्यों के बाद आर। यहाँ थोड़ा सा फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों ही ठीक से लग रहे हैं। थ्रू द एजेस द स्क्रिप्चर्स एंड अदर ग्रेट बुक्स हैव प्रोवाइडेड इमेजरेबल सोलेस टू द वाउंडेड एंड स्ट्रिफ टोन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ दोनों पे ही थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मैं ए बी और डी भी दोनों में से कोई भी एक लगा सकता हूँ। तो जो आपका मन करे, वैसे मेरे नाम में डी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दे तुरंत बताया कि हमारा कभी साथ में छोड़ने वाले मित्र हैं, तो इसलिए यहाँ पे साथ छोड़ने की और साथ देने की बात हुई है। यस, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा पी, क्योंकि बाद पी आप लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। ऑप्शन है SPP क्यू, यानी कि या तो पी या फिर क्यू या फिर SR से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेंटेंस पे। पहले देखते हैं वैन। वैन एक कंजक्शन है, कंजक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको नहीं देखेंगे। शी जस्ट आर से स्टार्ट ही नहीं होना है। फिर ओहो कैसे पढ़ लिया मैंने, क्यों छोड़ दिया। क्यों देखते हैं। वन नाइट द रोबोट डिड एंटर हर रूम बट लक्ष्मी डिड नॉट मेक एनी साउंड। द रोबर वॉज टेकन अबैक एंड विद अ लाउड क्राई ही रेन आउट, यानी कि वो भाग गया। तो इसका मतलब पहले एंटर हुआ तब तो भागेगा ना, तो क्या उससे स्टार्ट होगा सेंटेंस। यस, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, कंजक्शन है। एस से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज बात भागने की हो रही है, सबसे लास्ट की बात है ये, सबसे लास्ट में आएगा एस। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्या उसे। किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका, क्या उसे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एक्टिव पैसिव। आई विल राइट एन एसे, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट हो। हाँ, अगर एक्टिव में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय आपको विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो आप यहाँ विल बी शैल बी ढूंढिए कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। ओह यहाँ जाइए, मैं राइट हैंडर पर चला गया गलती से। यहाँ देखिए विल हैव बीन, जी नहीं, विल बी, हैज़ बीन, हैड बीन, बस बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका नरेशन का सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नेहा सैड नीड आई राइट अ लेटर, नेहा सैड नीड आई राइट अ लेटर। कहता तो ये है कि नीड को ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि नीड की कोई सेकंड फॉर्म तो होती नहीं है, तो नीड का नीड ही रहना चाहिए। लेकिन नीड एक कंपल्सन रूल को दर्शाता है, मजबूरी को दर्शाता है। तो आप मजबूरी के लिए यहाँ पे कम से कम हैव तो आएगा नहीं, प्रेजेंट में बन जाएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे वर्ब भी नहीं आई है। दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिना कंजक्शन में बन जाए, तब भी ये रेस से आपका बाहर हुआ। ये दो रेस से बाहर। नेहा आस्क इफ शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, हैड बीन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हैड टू लगा सकते हैं कंपल्सन के लिए, मजबूरी के लिए, क्योंकि नीड का मतलब यहाँ मजबूरी से है। ये चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की एक ही लाइन यहाँ लिखी हुई है, बाकी सब पीछे है पैराग्राफ, तो इसको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा।
द क्वेस्ट फॉर ए डैश लाइफ एंग्रोस एवरी ह्यूमन बीइंग। क्वेस्ट बोलते हैं प्यास को, क्या बोलते हैं, प्यास को। द क्वेस्ट फॉर अ डैश लाइफ एंग्रोस एवरी ह्यूमन बीइंग। पहले आगे पढ़ लें पूरा, तब पता चलेगा कि आना क्या है। On this earth, every man tends to define a happy life, even a dash individualistic fashion. Dash have attempted to define a happy life in various terms. Hedonists have a dash notion that happiness lies in the dash of physical appetites. यानी ये बात हैप्पीनेस की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। तो पहले में भी अगर हम चलें तो सिंपल, सैड, हैप्पी, रियल, यानी कि हर किसी की प्यास है, इच्छा है क्या रहने की, सिंपल रहने की। कोई किसी की इच्छा होती है कि मैं सिंपल रहना चाहता हूँ। सैड, दुखी रहने की। डिस्टिंक्ट, बिहाने से रहा, यानी कि अलग अलग कह सकते हैं इसको आप। तो क्या देगा यहाँ पे, हैप्पी। हालांकि डिस्टिंक्ट तो ऑप्शन में गलत पढ़ लिया मैंने। हैप्पी रहने की सबकी चाह होती है, सबके अंदर इच्छा होती है, प्यास होती है कि मैं भी खुश रहूँ। चलते हैं आगे। ऑन दिस अर्थ एवरी मैन टेंड्स टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन अ डैश इंडिविजुअल फैशन। हर व्यक्ति हैप्पी लाइफ का अपना क्या देता है, वो इंडिविजुअल फैशन। अलग अलग मत होते हैं सबके अपने अपने, डिस्टिंक्टली अलग अलग, आइडेंटिकली सिमिलर, सीरियस। तो डिस्टिंक्टली हो जाएगा खुश रहने के सबके अपने अलग अलग मत हैं। यस, किसी की परिभाषा में कोई तरीका है खुश रहने का, किसी की परिभाषा में कोई और तरीका है खुश रहने का, यानी कि सबके अपने अपने मत हैं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टिंक्टली। एवरी मैन टेंड्स टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिस्टिक फैशन। खत्म, नया सेंटेंस शुरू। डैश हैव अटेम्प्ट टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन वेरियस टर्म्स, यानी कि इन्होंने बताया है हैप्पी लाइफ को अलग अलग तरीकों से। किन्होंने, प्रोफेसर्स ने, थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने। रिसर्चर और साइंटिस्ट की तो यहाँ बात ही खत्म। प्रोफेसर का काम पढ़ाने का है, हैप्पी लाइफ बताने का नहीं है। तो यहाँ पे थिंकर्स, बड़े बड़े जो विचारक हैं, स्पिरिचुअल जो मैसेज देते हैं, उनका ये काम है। तो थिंकर्स, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने बताया है अलग अलग तरीके हैप्पी लाइफ को जीने के, किस तरह से आप अपने लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं उन्हीं साधनों में जो साधन आपके पास हैं। यस, वरना तो आप अगर उन साधनों में खुश रहना नहीं जानते तो फिर आपकी लाइफ कभी हैप्पी बन ही नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति से कम या ज़्यादा संसाधन है, जिसकी वजह से वो दुख या सुख होता है। यस, आप लोग भी सोचते होंगे कि शायद ये सर हमारे पास होते हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरा चैनल इसके जैसा होता, वो सोचता है कि उसका चैनल उसके जैसा होता। सबके अपने अपने मत है, इसलिए आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए। इतना निराश या दुखी होने की आपको आवश्यकता नहीं है। Hedonists have a dash notion that happiness lies in the dash of physical appetites. Hedonist मतलब शारीरिक सुख का ध्यान रखने वाले व्यक्ति। Hedonists have a dash notions. Notions बोलते हैं धारणा। तो hedonist की, यानी कि जो शारीरिक सुख का ध्यान रखते हैं, उनकी एक डैश धारणा है किसके बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। कॉम्प्लेक्स, डिस्टिंक्ट, वेरिड या सिंपल। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जटिल, डिस्टिंक्ट अलग अलग, वेरिड मतलब विविध, सिंपल मतलब साधारण। तो उनकी साधारण से एक धारणा है दैट की हैप्पीनेस लाइज इन द डैश ऑफ फिजिकल एपेटाइट्स। फिजिकल एपेटाइट्स यानी कि भूख, शारीरिक भूख को शांत करना। तो ग्रेटिफिकेशन, और यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। सिंप्लीफिकेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। शारीरिक भूख को शांत करना ही हैप्पीनेस है, ये उनकी अलग वो डेफिनेशन। सबके अपने अपने डेफिनेशन है सबके हिसाब से। कोई किसी में खुश है, कोई किसी में खुश है। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा अपने से बड़ों को देख कर जियो तो आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा अपने छोटों को देख कर जियो तो आपको संतुष्टि मिल पाएगी। सबके अपने अपने मत है। आपके भी जो मत हो अपने लाइफ को जीने के लिए, लेकिन मत ऐसा हो कि आपको गलत काम ना करने पड़े, किसी मजबूरी बस भी या किसी आवेग के वश में भी। अपने लाइफ को सिंपल कैसे दीजिए, जितना मिल रहा है वो भी काफ़ी है। जो पहले मिल रहा था वो भी ठीक था, जो प्रभु कर रहे हैं वो भी ठीक है। अभी कोरोना वायरस आ गया है, लोग घरों में अपने अपने सभी जने, हो सकता है इसमें भी बहुत बड़ी भलाई हो कोई प्रभु की तरफ से। लोग प्रकृति को भूलते जा रहे थे, प्रभु को भूलते जा रहे थे। मेरा धर्म, उसका धर्म, मैं बचाऊंगा अपने धर्म को, वो बचाएगा अपने धर्म को। आपस में लड़ रहे थे हम लोग। कोई अल्लाह को बचा रहा था, कोई भगवान को बचा रहा था, कोई कृष्ण को बड़ा बता रहा था, कोई भगवान को बड़ा बता रहा था। तो प्रभु ने कहा कि मैं बताता हूँ कौन है सबसे बड़ा। तो आज देखिए सारी पावर प्रभु के हाथ में। आप सब घर बैठे हुए हैं, सब जने, डॉक्टर सब, हालांकि सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह सब, लेकिन पावर एक सिर्फ सुप्रीम पावर के हाथ में पहुंच चुकी है, गॉड के हाथ में। यस, तो हमें सबको आज कम से कम ये मनों से भेदभाव तो निकाल देने चाहिए। ये समय इसी चीज़ का है, यही बताने के लिए आया है ये कोरोना वायरस के धर्म
सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। आपको मेरा भी धर्म अच्छा है, आपका भी धर्म अच्छा है, सबके धर्म अच्छे हैं, किसी की आलोचना नहीं करनी है और किसी की बुराई भी नहीं करनी है, ना अपनी सिर्फ अपनी अपनी बखानी है कि बस मैं यूँ मैं यूँ मैं यूँ, मेरा धर्म यूँ मेरा धर्म यूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई माय डियर, आज सब कुछ दिख गया है। यस, जिसमें जितनी पावर हो सब देख लीजिए आज आप, सब घर बैठे हुए हैं। तो प्रकृति और प्रकृति से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, सम्मान कीजिए उसका। बस फिलहाल तो ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा क्योंकि क्लास इंग्लिश की है और हम लोग एक सेट निपटा चुके हैं। मिलते हैं शाम को 8 बजे अब दूसरे सेट के साथ में, सेट नंबर 31 सीजल का ही प्री टेस्ट होगा, वो भी उसको करेंगे सॉल्व। इसी बीच आपके पास 2 प्रैक्टिस सेट और आएंगे, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर से और आर्टिकल से। आर्टिकल की वीडियो को मैं कहूँगा कि लगातार देखते रहे। कल की जो वीडियो थी आर्टिकल की वो सिर्फ बेसिक था। मेरा अंदाज है ये पढ़ाने का बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूँगा पढ़ाना आपको, क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रामर को इसी तरह मजबूत किया। अक्सर मुझे भी सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे कई बार इस बात को सोच करके कि बिना कोचिंग के अच्छी ग्रामर मैंने मजबूत की है। क्यों मजबूत की है? क्योंकि मैंने पहले शुरुआत की थी बच्चों को पढ़ाने की 4th 5th 6th 7th यानी कि 8th तक के बच्चे पढ़ाने की शुरुआत की थी, उनको ग्रामर सिखाई, उनकी हल्की हल्की ग्रामर थी, मेरी मजबूत होती चली गई। फिर 9th 10th 12th को पढ़ाई शुरू करी ग्रामर, फिर धीरे धीरे कंपटीशन पाया, स्पोकन पाया, तो मेरा बेस से लेकर के आगे तक का सारा पॉइंट मजबूत हो गया अच्छे वाला। अगर मैं कहीं कोचिंग लेकर के इंग्लिश पढ़ा रहा होता तो शायद मुझे सिर्फ वही पता होता जो उन्होंने मुझे बताया होता, या फिर मैं सिर्फ उससे आगे की सोचता, अपने आप से भी अगर पढ़ा तो सिर्फ उससे आगे सोचता, पीछे बिल्कुल ना सोचता मैं कि उससे पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन है। अब उन बच्चों की चीज़ों से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ गया अपने अंदर। वो इंप्रूवमेंट मैं आपके अंदर चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक रूल्स का बैच शुरू किया अपना खुद का, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, वो बच्चे जो मेरे से चाहते हैं पढ़ना, जो मेरे दीवाने हैं, जिनको एग्जाम में सबसे लेना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझसे बेस्ट दुनिया भर के टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन जिसको अच्छा लग रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये भी एक तरह डॉक्टरों वाला ही खेल है कि किसी को किसी के डॉक्टर की दवाई लगती है, किसी डॉक्टर की, तो बिल्कुल उसी जगह खेल है। टीचिंग भी आपको पसंद आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि सभी लेक्चर ग्रामर के बिल्कुल दिल से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको आर्टिकल की इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और दुनिया की कोई भी किताब को खोलनी नहीं पड़ेगी, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो दे रहा हूँ बहुत बेस्ट सुपर बेस्ट मसाला दे रहा हूँ। कम से कम 25 से 30 किताबें मैंने पढ़ी इंग्लिश की, उनको पढ़ करके ही मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। और प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी बात जो है, मैंने प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं 30 से 40 साल के, तो मुझे ये भी पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए नोट्स बनाते रहिए, खूब दिल से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।